आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। Well, they can't take away my pride, 'cause I'm stronger than I've ever been before. Oh, sending prayers of love, proud of who we are. We stand united, we stand united. ये प्राइड सॉन्ग क्या कहता है? ये कहता है कि हम जो हैं वो होने में हमें कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं। ऐसे बहुत से प्राइड सॉन्ग हैं जो बार बार यही दोहराते हैं। LGBTQ समुदाय के इन गानों को या नारों को हमने कभी ना कभी सुना होगा, भारत में भी और भारत के बाहर भी। वैसे आपने इस कम्युनिटी के बारे में सुना है ना? सुना होगा तो शायद कभी समझा ना हो। आज पढ़ाकू नितिन में अपन यही करने वाले हैं, समझेंगे। उन्हें समझेंगे जो हमसे आपसे बस यही चाहते हैं कि हम समझें। हमारे साथ हैं रुद्राणी छेत्री, ट्रांसजेंडर फीमेल हैं, दिल्ली में रहती हैं। मित्र ट्रस्ट नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जो ट्रांसजेंडर्स और गेज के बीच में काम करता है। इसके अलावा एक मॉडलिंग एजेंसी बोल्ड की कर्ता धर्ता भी वही हैं। रुद्राणी को बहुत सारे लोगों ने शायद एक फिल्म में देखा हो। विकास खन्ना की फिल्म आई थी द लास्ट कलर, उसमें जबरदस्त रोल था उनका। तो पढ़ाकू नितिन में आज रुद्राणी से जानेंगे कि LGBTQ समुदाय की मेन स्ट्रीम से दूरी क्यों बन गई, जबकि एक टाइम था जब वो राज दरबारों का हिस्सा थे। किस तरह के चैलेंज हैं इस कम्युनिटी के सामने जो वो रोज फेस करते हैं। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के तौर पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। सरकारें और संस्थाएं क्यों इस समुदाय को पीछे छोड़ आईं, और रुद्राणी बताएंगी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि फिर उन्होंने अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने जैसे और लोगों के लिए भी नए रास्ते खोजे। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो रुद्राणी, कैसी हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। एकदम बढ़िया। और सबसे पहले तो ना मुझे आपके नाम के बारे में जानना है। इतना सुंदर नाम है आपका, पहले तो मुझे इसका अर्थ बताइए आप। देखिए, जो नाम मेरे माता पिता ने दिया था कुछ और था, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने ये कहा, डॉक्टर ने ये अनाउंस किया कि मैं एक लड़का पैदा हुई हूँ। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं बिल्कुल उस जेंडर बाइनरी में फिट नहीं हो पाई, और जब मैंने अपने आप को होश संभाला तो मुझे लगता है नाम ही एक सबसे बड़ी पहचान होती है, और जो नाम मेरे लिए चुना गया था वो बिल्कुल सही नहीं था। और जो मेरा पुराना नाम है वो भी रा शब्द से शुरू होता था, इंग्लिश का अल्फाबेट R। और मैंने अपने लिए जब नाम ढूंढना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे नाम देखे, रूपा, रेखा, रश्मि, बहुत सारे ऐसे नाम आए, पर पता नहीं कहीं जाके मुझे ये नाम अटक गया कहीं पे। मैं बहुत बड़ी शिव भक्त भी हूँ, मैं महाकाल बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और ये जो रुद्राणी नाम मिला मुझे, कहते हैं कि ये उन्हीं के जो परिवार का हिस्सा है उनमें से है, और रुद्राणी का मतलब जो रुद्राक्ष, जो सबसे छोटा रुद्राक्ष का रूप होता है, वो भी होता है। मुझे लगा कि इससे सुंदर नाम तो मिल नहीं सकता, और ये आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को मैंने अपना लिया और ये नाम मेरा हो गया तब से। तो महाकाल का आशीर्वाद आप पर है और रुद्राक्ष से बना रुद्राणी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि देखिए, हमारे पढ़ाकू नितिन का तो यही फॉर्मेट है कि हम मुश्किल से मुश्किल बातें जो हैं सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम LGBTQIA के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भले ही चर्चा कितनी भी होती हो, लेकिन इसे लेकर जो समझ है अभी भी अधकचरी है, अधपकी है। तो आप जो है शुरू से शुरू करने के लिए जरूरी ये है कि बताएं एक बार कि इन लेटर्स को समझाएं, क्या हैं ये, क्या कहते हैं, इनके मायने क्या है। अच्छा, तो आप जो सुनते आए हैं अभी तक, क्या हम लोग आम भाषा में सुनते आए हैं LGBTIQ, तो L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को मानती महिला है, वो पैदा भी महिला हुई हैं और जिंदगी भर वो महिला ही अपने आप को रखना चाहेंगी और रहती हैं, और परंतु उनका जो आकर्षण है
और आकर्षण का मतलब ये नहीं है कि वो एक तरह का यौन आकर्षण हो, वो किसी भी तरह का आकर्षण हो सकता है, वो मानसिक आकर्षण हो सकता है, इमोशनल आकर्षण हो सकता है। तो एक व्यक्ति जो खुद महिला होके दूसरी महिला से प्रेम करती है या उनके प्रति आकर्षित होती है, जिसको हम आम भाषा में समझते हैं, जो लड़का लड़की को ही हमने अधिकार दिया है, उन व्यक्तियों को लेस्बियन कहा जाता है। वो कहीं भी अपने आप को ट्रांस आइडेंटिफाई नहीं करती, पर वो अपने आप को महिला ही मानती है और दूसरी महिला से प्रेम रखती है या इमोशनली उनसे अटैच होती है। अब यही जी के लिए आता है जो गे शब्द है। गे शब्द भी उन लोगों के लिए है जो पैदा पुरुष हुए हैं, उनकी लैंगिकता में वो अपने आप को पुरुष ही मानते हैं, पर जो उनका आकर्षण है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो अपने ही सेम सेक्स व्यक्ति के लिए होता है, यानी दूसरे पुरुष के लिए। और बाइसेक्सुअल वो लोग हैं जो बी से बनता है। बाइसेक्सुअल में अगर कोई महिला है तो वो दोनों लिंग के प्रति आकर्षित हो सकती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो उसी तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और चाहे पुरुष हो, वो किसी भी महिला या पुरुष, दोनों व्यक्ति के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए आकर्षित हो सकता है। तो बाइसेक्सुअल वो लोग हैं। अब ट्रांसजेंडर पे आ जाते हैं। ट्रांसजेंडर, जैसे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति हैं जो एक लिंग के साथ तो पैदा हुए हैं, पर उस लैंगिकता में वो अपने आप को नहीं फिट पाते। तो जैसे मैं नहीं होते जी, सहज होना तो एक शब्द है, मतलब वो कहीं किसी भी तरह से अपने आप को फिट नहीं पाते वहां पे। तो जब जैसे एक बच्चा जब पैदा हुआ, डॉक्टर ने, परिवार ने, ये तो हमारे भारत के अंदर सबसे पहले और सभी देशों में लगता है मुझे ऐसा ही है कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लड़का हुआ या लड़की। हम ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि वो स्वस्थ है या उसके साथ क्या चल रहा है। सच है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसको जेंडर उस समय घोषित किया जाता है, ये देख के उसके टांगों के बीच में क्या है। और जो बच्चा बड़ा होता है, जो अपने आप को समझता है पर उसको अपने में फिट नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जो पैदा हुआ उसको लड़का बोला गया, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने आप को एक लड़की की तरह आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली एक बच्चा पैदा हुआ जो डॉक्टर ने बोला ये लड़की है, पर वो जब बड़ा हुआ, तो वो अपने आप को ट्रांसमेन आइडेंटिफाई करे। मतलब जो जेंडर उसको उसके लिंग के आधार पे दिया गया है उसको ना मानते हुए, वो जो अपनी मानसिक रूप से अपने आप को जिस जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं ऑपोजिट, उनको ट्रांसजेंडर कहा है। और इंटरसेक्स वो है जो पैदा होते हैं, जिनको मेडिकल भाषा में बोला जाता है जिनके लिंग ना पुरुष के होते हैं ना महिला के होते हैं, या दोनों तरह के मिक्स होते हैं, जिनको अक्सर हमारी आम साधारण भाषा में कह देते थे कि माँ पेट हिजड़ा पैदा हुआ है, माँ पेट किन्नर पैदा हुआ है, ऐसे बच्चों को उठा के ले गए। तो इंटरसेक्स वह व्यक्ति हैं जिनका सेक्सुअल ऑर्गन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किन्नर या अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करे। ऐसे लोग अपने आप को पुरुष भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, महिला भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं आपके क्यू पे। क्यू का मतलब है क्वेयर, मतलब अलग। अलग मतलब अभी वो किसी भी चीज में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो आपको सबसे अलग मानते हैं, वो अपनी खोज में है। ओके, तो ये जो है, ये शब्द हैं, इनके ये मायने आपने बताए। अच्छा, एक चीज है जो मैंने मतलब हमेशा से देखी कि कुछ एक रहस्य का आवरण सा है। कुछ तो शायद इसलिए क्योंकि जो हिजड़ा कहें उस कम्युनिटी को, वो आम समाज से दूर है या समाज ने उन्हें दूर रखा है। तो एक तो रहस्य सा है, एक उपेक्षा है, उपहास भी है, और कहीं कहीं एक डर भी है, लोग डरते भी हैं। तो ये जो दूरी है, इसको कैसे आपने जो है पाया है? इसका सही कारण आपको क्या लगता है? ये इतनी दूरी क्यों है, जबकि ये समुदाय हमेशा से मौजूद है, हमारे बीच है, और न केवल बीच में है बल्कि अभी अगला सवाल मैं जब आपसे पूछूंगा तो वो यही होगा कि इतने बीच में रहे हमारे और इतने प्रभावशाली रहे कि हम उनसे कब कैसे अलग हो गए, ये अजीब सी गुत्थी है। तो नितिन, इसका तो ऐसा है कि हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास को देखना पड़ेगा।
अगर आप रामायण उठाएं, मनुस्मृति उठाएं, या कोई भी ऐसा इतिहास उठा के देख ले, ट्रांसजेंडर व्यक्ति या हिजड़ा व्यक्ति या किन्नर व्यक्ति, वो हमेशा हमारे समाज का हिस्सा रहे। और ऐसा नहीं कि वो अलग हिस्सा रहे हैं जिनको उपेक्षित कर दिया गया था या बाहर निकाल दिया गया था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समाज का हिस्सा रहे हैं। वो अपनी भागीदारी समाज में हमेशा देते आए हैं। पर हुआ क्या कि बीच में आ गए अंग्रेज। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को ये चीजें समझ नहीं आई। अंग्रेज जब आए तो उनको लगा ये तो कुछ अलग ही है। उनको ना हमारी विभिन्नता समझ आई, ना हमारी डाइवर्सिटी समझ आई, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें आप भाषा देख लीजिए, लोग देख लीजिए, खान पान देख लीजिए, लैंगिकता देख लीजिए, इतना विस्तार है, इतना विभिन्न है, और फिर भी सब एक साथ मिलके रहते थे। तो ये अंग्रेजों ने जो ये तोड़ मचाई है हमारे देश में, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं मचाई है, ये लैंगिकता में भी करी है। तो उन्होंने आया, उन्होंने देखा, उनको ये समझ नहीं आया, तो उन्होंने एक कानून बनाया। कानून के अंदर ट्राइबल लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, साथ में किन्नर लोग हैं, उन लोगों को एक ऐसे कानून में डाल दिया गया जो उनको अपराधी घोषित करता था एक तरीके से। और उनको जो आम जो समाज है, जो शहर है, उनसे बाहर रहने की को कहा गया। और उनसे कहा गया कि आप बीच बीच में आके, जैसे तड़ीपार को होता है कि आप बीच बीच में आके अपनी हाजिरी लगाएं कि आप कुछ मिसचिफ तो नहीं कर रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजें उन्होंने उनपे थोप दी। अब ये इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज चले गए। पर जब अंग्रेज चले गए उसके बाद हमारा देश तो हमेशा इंक्लूसिव रहा है, सबको संजोग को एक साथ रखा गया था। राज दरबारों में हम थे, रामायण की कथाओं में हम थे, महाभारत में हम शिखंडी के रूप में थे। अगर शिखंडी नहीं होते तो आप समझिए ये कभी महाभारत थमती नहीं, ये चलती रहती। सच है ना। ये हम सारे इतिहासों का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं कि अज्ञातवास में पांडव जब थे तो अर्जुन जो थे उन्होंने भी बृहन्नला के रूप में उन्होंने वो 1 साल बिताया था। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब अंग्रेज आए तो वो उनको समझ नहीं आया, तो वो आए तो उन्होंने हमें शहरों से बाहर कर दिया, ये सोच के कि ये तो अजीब तरह के लोग हैं। उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं, जो आदिवासी लोग थे उनको भी शहर से बाहर निकाल दिया और बोला कि आप सबसे नियरेस्ट थाने में, जो पास का थाना है, कचेरी है, वहां आके आप अपनी हाजिरी लगाइए। तो वो एक प्रथा सी चलने लगी कि हमें एक तरीके से मतलब एक अपराधी की तरह देखा जाने लगा। और जब अंग्रेज चले गए तो चीजें बदलनी चाहिए थी। हमारा इतिहास जो हमारा इतना स्ट्रांग था, हमें वापस मिलना चाहिए था, पर हम वो कर नहीं पाए। पर एज अ कम्युनिटी, एज अ किन्नर कम्युनिटी, एज अ हिजड़ा कम्युनिटी, एज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, आज भी देखिए हमने उस परंपरा को सजो के रखा हुआ है। आज भी कहीं पे बधाई होती है, कोई खुशियां होती है, नया बच्चा पैदा होता है या शादियां होती है, तो सबसे पहले हम उन खुशियों में आशीर्वाद देने, नाचने गाने जाते हैं। बिल्कुल। और आपकी बातों से मुझे याद आया कि जब हम इतिहास में झांकते हैं तो राजाओं महाराजाओं के दौर में बहुत बड़ा रुतबा हासिल था। और ऐसा नहीं कि केवल उनका प्रभाव बादशाहों के हरम तक था, ऐसा नहीं है, बल्कि 12वीं सदी में मालिक कफूर का उदाहरण मिलता है, जो जबरदस्त कमांडर थे। मंगोलों को हराया, दक्षिण भारत में जोरदार सैन्य चढ़ाइयां उन्होंने की। एक वक्त था जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी की जगह वही सत्ता संभाल रहे थे। और अगर उससे पीछे जाऊं तो मैंने पढ़ा कि चीन की जो चो, हान, त्यांग, मिंग, सुंग, इस तरह की डायनेस्टीज थी, उसमें पॉलिटिकल एडवाइजर के पद तक पहुंचे। फारस के दरबार में ईसा के जन्म से पहले ऑफिशियल्स थे। और ऑटोमन एम्पायर जब 20वीं सदी में खत्म हुआ तो मुस्लिम रियासतों तक में हिजड़ा जिन्हें कहा गया, वो प्रभावशाली पदों पर बैठे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे। तो मतलब मुझे फिर ये पूछना है कि वहां से दुनिया ज्यादा सभ्य होती गई ऐसा हम मानते हैं, लेकिन क्या हम इस समुदाय के साथ ज्यादा सिविलाइज्ड या ज्यादा एडवांस हुए हैं क्या, या पीछे चले गए और पीछे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा रोल सिर्फ बधाइयों तक नहीं था, हमारा रोल सिर्फ नाच गाने तक नहीं था, हमारा रोल सिर्फ हरम की रक्षा करने तक नहीं था। हम लोग उन 7 रत्नों में थे जो दरबारों में होते थे, जो एडवाइस करते थे, जो सलाहकार होते थे, खास सलाहकार होते थे राजाओं के, सुल्तानों के।
ये कहा जाता था कि हम जिस तरीके से सोच सकते हैं, हमारे पास दोनों तरह का दिमाग है, हमारे पास मर्दों की तरह सोचने का भी है, हमारे पास औरतों की तरह भी सोचने का दिमाग है। तो वो जो हमारी पॉलिटिकल एडवाइस हम देते थे, उसकी बहुत महत्वता होती थी। पर आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग प्रोग्रेसिव होते गए, हमने इस प्रोग्रेसिव समाज में ये देखा कि जो गलती, ऐसा तो नहीं है कि जब प्रोग्रेस इंसान करता है, कोई चीज अच्छी बनाता है, तो हमेशा उसका फायदा ही फायदा रहता है। जैसे किसी ने न्यूक्लियर बम बनाया, अब न्यूक्लियर बम हो सकता है कि अपने देश की रक्षा करने के लिए हो, पर उसको अलग तरीके से देखा जाए तो वो प्रकृति और लोगों का कितना नुकसान कर सकता है ना। ये तो हर चीज का फायदा और नुकसान है। तो जैसे जैसे चीजें, सभ्यता मतलब चीजें बदल रही थी, हम एडवांस होते जा रहे थे, हमें लगा कि हम और सभ्य होते जा रहे हैं, हमने अपने समाज में से उन चीजों को निकाल के फेंक देना पसंद किया जो हमें किसी और ने आके सिखाया, किसी और ने आके समझाया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि हमें इससे डील करना सीखना चाहिए। और अभी आप जो देखेंगे, आज के समय पे चीजें बदल रही हैं, आज के समय पे फिर से ही हम उन सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। वो तो है। और आप क्या पाती हैं कि क्या विदेश के मुकाबले हमारी स्थिति ज्यादा बदतर है, या कमोबेश वही हाल है पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर्स के साथ और इस समुदाय के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, और मैंने ये देखा है कि मैं दूसरे देश भी घूमने गई हूँ, कामों से गई हूँ। मुझे लगता है ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए वहां पे एक ढांचा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक पूरा का पूरा समुदाय है जो किसी भी हिजड़ा बच्चे को, ट्रांसजेंडर बच्चे को संभालता है। विदेश में तो आपको पता लगेगा कि वो ट्रांसजेंडर है, वो कहीं अकेला होगा तो उसको वहीं पे शूट कर देंगे, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरा समाज है जहाँ पे बच्चे को अगर माँ बाप छोड़ देते हैं, या वो ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं कि वो घर से भाग जाता है, तो हमारे यहाँ समाज है, एक ढांचा है, हिजड़ा घराना है, परिवार है, जो उनको, बच्चों को ले लेता है, उनको सिखाता है, चाहे उनको भीख मांगना सिखाए, चाहे उनको नाच गाना करना सिखाए, किसी ना किसी तरीके से उनको संभाला गया है। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, आप नेपाल में देख लीजिए सेम कल्चर है, पाकिस्तान में देख लीजिए सेम कल्चर है, बांग्लादेश में देख लीजिए सेम कल्चर है। तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इसमें एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आसरा है। वेरेस वेस्ट में बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं, लेकिन आपने बात तो ठीक कही कि ठीक है, समाज में एक उनके पास एक कोना है जहां वो जाकर अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन केवल इतना ही तो नहीं हो सकता ना कि गुजर बसर ही काफी है, कोई एहसान है उन पर, तो ये तो नहीं है। जैसे हर किसी के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए कानूनी अधिकार आए, कोर्ट्स में लड़ाइयां लड़ी गई, तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी भारत में क्या हाल है इस मामले में? हम थोड़े पीछे तो रह गए हैं, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बिल्कुल ही पीछे रह गए हैं। मैं अपनी अपनी तुलना बाकी देशों से भी नहीं करूंगी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें मतलब आप पॉलिटिकल व्यूज भी देख लीजिए, आप रिलीजियस व्यू भी देख लीजिए, आप इंडिविजुअल व्यूज भी देख लीजिए। इस बेसिस पे जिस तरीके से हम आज जहाँ पे पहुंचे हैं, मुझे लगता है हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट ने एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करने का राइट दे दिया है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। हो सकता है हम थोड़े लेट हैं, हो सकता है हम थोड़े पीछे रह गए हैं, पर जिस स्पीड पे हम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ ही समय पे, अभी थोड़े आने वाले समय में हम सब बराबरी पे होंगे। हम भी उन्हीं सारे जॉब्स में होंगे जो आप कर रहे हैं, पर हम थोड़ा पीछे बिल्कुल रह गए हैं। अभी देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज किया, उसके बाद सरकारों ने बहुत सारे ट्रांसजेंडर के लिए चीजें निकाली हैं, चाहे वो उनके लिए शेल्टर होम खोले गए हैं, उनके लिए नए हेल्थ के प्रोग्राम जोड़े गए हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे को सुनने में आया है, जो आयुष्मान भारत है उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं, उनको उनके उसके अंतर्गत सेवाएं मिलेंगी।
तो चीजें बदल रही हैं, चीजें ये तो भारत बदल बदल रही हैं रहा है। रुद्राणी, मैं उसमें सहमत हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जैसे अलग अलग समुदायों के लिए संसद में बोलने के लिए नेता खड़े होते हैं, इस मामले में हम्म थोड़ा सा ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई एक सशक्त आवाज नहीं पहुंची है? कभी कभी अपवाद होते हैं, हम तालियां बजा देते हैं, कहीं कोई मेयर बन गया वगैरह वगैरह, हम्म। लेकिन लॉ मेकर्स में वो नहीं पहुंचे। और क्या इसकी एक वजह आप ये नहीं मानते कि एक वोटर के तौर पर, एक संगठित वोटर के तौर पर ताकत कम है थोड़ी सी समुदाय की, LGBTQ की, सभी की मैं कहूँ? हाँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, जब अंग्रेज चले गए तो हमें एक कोने में धकेल दिया गया। अभी आप ये मत समझिएगा कि सरकारें हमें बाहर निकाल के लाई हैं, समाज हमें बाहर निकाल के लाई है। हम जैसे कुछ लोग और हम जैसे समाज के लोग अभी तक, जो किन्नर समाज के हैं, ट्रांसजेंडर समाज के हैं, वो अपने लिए आवाज उठाते रहे हैं। हम लोग हो सकता है बहुत बड़ी भीड़ में बहुत कम आवाज हो, पर हमने धीरे धीरे उस आवाज का असर देखना शुरू किया है। आज के दिन में आप देख सकते हैं, कुछ लोग मेयर बन रहे हैं, कुछ लोग पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, बहुत कम संख्या है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर हो सकता है, पर एक वो भी समय आएगा। बिल्कुल, मैं तो ये सोचती हूँ क्यों नहीं भारत का प्रधानमंत्री कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो आने वाले समय पे, क्यों नहीं हो सकता? होने को सब कुछ हो सकता है, पर जिस तेजी से और जिस क्रूरता से हमें आम समाज से निकाल के एक क्रिमिनल ग्रुप में डाल दिया गया था, और हम इतनी छोटी तादाद में होने के बाद हमें कहते हैं ना कि वापस उभर के आने में समय लगता है, तो हमें वो समय चाहिए। आज के दिन में देखिए, आपको कितने बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे स्कूल में कॉलेज में जाते हुए दिख जाएंगे। हमारी लड़ाई अभी वही चल रही है। आप हमें पढ़ने का मौका दें, आप पढ़ने का मौका देंगे तो हम उस सारी जॉब्स के ऑप्शन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंटिस्ट, तो हम करेंगे। पर हम कहीं ना कहीं पहल कर रहे हैं, और सरकार और समाज भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, पर उस अमाउंट में नहीं है जिस अमाउंट में उनको होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल भी, मतलब मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूंगी कि हमारी आवाज अभी है नहीं, चाहे ना हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू है, ना ओपिनियन है, ना हमें एक मतलब अच्छा वोट बैंक देखा गया है। पर समाज में लोग हैं, समाज में वो लोग हैं जिनकी गिनती आप अभी कर नहीं रहे, आप उनको इंसानों की गिनती में ला ही नहीं रहे, उनको आप भारत की नागरिकता की गिनती में ला ही नहीं रहे। एक रूल बना देना, उनको एक्सेप्ट कर लेना और उसके साथ सुविधाएं ना देना, तो अगर यहाँ तक पहुंचे तो हम अपने लिए वो सुविधाएं भी लाएंगे, हम अपना वोट बैंक भी बनाएंगे, फिर सरकार को पता तो लगे कि हम लोग भी हैं, हमारा भी कोई मत है। हाँ, जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे समुदाय हैं खुलकर सड़कों पर आते हैं, अभी भी इस हम्म मामले में LGBTQ समुदाय भारत में खास तौर पर कमजोर है। क्योंकि आपके इंटरव्यूज में मैं पहले सुन रहा था और आपकी चिंता जायज थी कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते उनकी पहचान जाहिर हो, और मामला यह है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी मांग खुद को जाहिर करके ही होती है। तो एक बड़ी समस्या इस मामले में है कि वो लोग अलग से दिखना नहीं चाहते, जबकि अलग से दिखकर ही सरकारों या नेताओं पर प्रेशर बनता है। बट ठीक है, देखिए ऊपर से तो सुधार आता नहीं है, सोसाइटी में लोग जब एक्सेप्टेंस लाएंगे अपने मन में तभी वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। बट अभी हम देखते हैं कि कहीं कोई नौकरी मिलती है, कोई व्यक्ति जाता भी है अगर नौकरी करने, कोई ट्रांसजेंडर, तो आसपास के लोग जिस तरह का बिहेव करते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं क्या घट गया है, तो नौकरियां छोड़कर लौट आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसकी शुरुआत समाज से करनी चाहिए? और समाज में भी फिर मैं जब सवाल पूछता हूं तो खुद को अधूरा पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है, फिर ये लगता है कि कई बार तो एजुकेटेड लोग भी भेदभाव करते हैं, बहुत बार अनएजुकेटेड लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो एक अजीब सा माहौल है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, शायद आपको आता हो, आप जवाब दीजिए, किया क्या जाए, कहाँ से शुरुआत हो? और हमारे एक शांतनु हैं जो लिसनर हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे लगा सवाल आपसे मैं पूछूं, उसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। तो एक बात से तो मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, मतलब मैं मानती हूँ इस बात को कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो कभी कभी अपने आप को इतना समझदार समझ लेता है, और उनको ये लगता है कि उनका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो भेदभाव है मैंने ज्यादा पढ़े लिखे वर्ग में ही देखा है, जो अपने आप को बोलते हैं कि दे आर एजुकेटेड, और जो कम एजुकेटेड है या ना नहीं एजुकेटेड है, मैंने उनमें ना के बराबर इसको पाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कॉफी शॉप में चले जाऊं, मतलब, तो मुझे पता है वहां से वेटर से लेके जो आमने सामने बैठे हैं वो सब मुझे देखेंगे और कुछ ना कुछ उनके मन में चलता रहेगा। पहले मैं किसी ढाबे में जाके चाय पीना चाहूँ कोने बैठ के, तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना चाय पीऊंगी, वहां से निकल जाऊंगी। और
ये जो जॉब्स की बात है, ये मतलब बराबरी में उनको लाने की बात है, और जो लोग अपने आप को छुपा के रख रहे हैं आज तक, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने ट्रांसजेंडर की आपको परिभाषा बताई, लोग आज के दिन में भी बहुत कंफ्यूज हैं। लोग सोचते हैं कि जो ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर किन्नर वो लोग हैं जो पैदा ही ऐसे हुए हैं। नहीं पैदा, वो एक लिंग के साथ पैदा हुए हैं, पर वो अपने आप को उस रूप में उसमें फिट नहीं पाते, और वो अपने आप को बाद में जो असली रूप है उसको अपनाते हैं, जिसको हम बाद में छेड़ना शुरू कर देते हैं, टोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने तो मान रखा है कि जो बना है उसी हिसाब से चलना चाहिए, या यही सही है, या बहुत सारी चीजें ना थोपी गई हैं। अगर लड़की है तो उसको शाम को 6 बजे तक घर आ जाना चाहिए, लड़की है तो उसको खाना बनाना आना चाहिए। अगर इस तरीके से मैं जेंडर रोल डिफाइन करने लग जाऊं, मैं बोलूं कि कोई पुरुष अगर 6 फीट का नहीं है, वेल बिल्ट नहीं है, उसकी दाढ़ी मूछे नहीं है, उसकी आवाज भारी नहीं है, उसको एक गाली देने पे वो 10 गाली ना दे सके तो वो पुरुष नहीं है, तो ये तो परिभाषा गलत होगी ना। बिल्कुल तो सही। तो इसी तरह औरतों के लिए, तो इसी तरह हमारे लिए भी है। और जब कोई भी लोग कम होते हैं, मतलब एक भीड़ में 100 लोग हैं, और उस 100 लोगों के ऑफिस में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति काम करता है, और वो बराबरी मतलब वो समझ उनकी नहीं, बाकी लोगों की समझ उनमें नहीं है, तो वो भेदभाव उनके साथ करेंगे करेंगे। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि हर स्टेट को कम से कम अपने स्कूल में कोई ना किसी सिलेबस में ये डालना चाहिए कि आप अगर 10वीं 9वीं में ये पढ़ाते हो, मेल फीमेल ऑटोनॉमी पढ़ाते हो, तो आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप पढ़ाइए, तभी तो लोगों को समझ आएगा। और हम वो जो अपने माता पिता से सीखते आए हैं, हमारे माता पिता अपने माता पिता से सीखते आए हैं, जैसे उनकी कंडीशनिंग हुई है। बचपन में थोड़ा बच्चा रोआ तो अगर एक एग्जाम्पल देना हो, बाबा आके पकड़ के ले जाएंगे, एक वो दे दिया, दूसरा ये दे दिया, अरे ये तो हिजड़े, ये पकड़ के ले जाएंगे। तो हमने जो भय उनके मन में डाल दिया। वही एक्चुअली, हाँ, आपने जड़ तो पकड़ी सही। वो मुझे भी ये लगता है कि जैसे हमारे आसपास ये बहुत बताया गया है, हिजड़ा है, ये बच्चा ले जाते हैं या अपने पास ही हाँ रख लेते हैं। किसी ने कभी ढंग से बताने की कोशिश नहीं की कि हमारे जैसे लोग हैं, ये वैसे ही हाँ हैं जैसे बिल्कुल, हम हैं। बिल्कुल नहीं। अगर सुनो ना, यही भय तो उनके मन में बैठ गया है, यही भय के वजह से आज वो व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में है, उसी व्यक्ति में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति इंटरव्यू देने आएगा या जॉब करने आएगा, तो वो बचपन में कहते हैं ना, एक कच्चे घड़े की तरह हो। आपको जो शेप दे दी गई है, आप जिंदगी भर उसी शेप के साथ रहते हो, तो वो तोड़ना बहुत जरूरी है। और आजकल के बच्चों के बारे में एक खूबी तो मैं मानती हूँ, हमारे मैं डायनासोर के जमाने से आती हूँ मुझे लगता है, पर आजकल के जो बच्चे हैं वो सवाल करते हैं। वो आप जो बोल दोगे वो नहीं मानेंगे। मैंने देखे हैं 11-12 साल के बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें ये बोला था रुद्रानी मैम, पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं। तो परिवर्तन तो है नितिन, पर थोड़ा टाइम हम्म। लगेगा, इतनी जल्दी में हम भी नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज इस तरह से एक्सेप्ट करे कि कोई भीख ना लगे, है ना, और इस बिल्कुल। इस इस जल्दी में भी ना करे कि हमें करना है और उसका कुछ और ही बन जाए। आराम से करो। आपने जितना समय हमें धिक्कारा है, उससे थोड़ा कम समय ले लो स्वीकारने में, पर समझ के स्वीकार करो, भीख में स्वीकार मत करो। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको ये भी लगता है कि ठीक है, समझ साइड में बन रही है, बनेगी, कानून भी आ रहे हैं, आते रहें, लेकिन आरक्षण जैसे किसी कदम की भी जरूरत है? क्योंकि उसका भले ही लोग माने ना माने, लेकिन दलितों के साथ जब ये हुआ, जब उन्हें आरक्षण मिला, तो हो या ना हो, लेकिन आज बहुत बड़ा परिवर्तन तो है, आरक्षण को उसका श्रेय देना तो पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी है कि ट्रांसजेंडर्स को किसी तरह आरक्षण दिया जाए, जिससे वो मजबूती से वहां पर जाकर खड़े हों, जहां जो उनका हक है, जहां उन्हें होना चाहिए? देखिए, आरक्षण मैं सिंपल भाषा में समझती हूँ, आरक्षण उन लोगों के लिए है जो एक ढांचे के अंदर अभी भी इतने पीछे छूट गए, इतने पीछे छूट गए हैं कि वो उस चीज को ले ना पाए। और आरक्षण एक ऐसा हथियार है जो सबसे पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़ के उसको थोड़ा आगे लाके बोलता है, हाँ ये चीज तुम्हारी है, तुम इसको पकड़ लो। तो आरक्षण की हमें क्यों जरूरत नहीं है? आप अपने आप से पूछें, समाज अपने आप से पूछे कि आप लोगों ने हमें पीछे छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया।
आप लोगों ने हाँ, हमारे और आप देखिए ना, मैं आपको टोक रहा हूँ किए। केवल, हाँ। मैं आपको टोक रहा हूँ इसलिए ताकि ये क्लियरिटी हो। कई लोग समझते हैं आरक्षण जो है किसी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मीडियम है, ऐसा है नहीं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो समुदाय है उसका व्यक्ति ही ज्यादा बेहतर ढंग से मुद्दे समझेगा, फैसले ले पाएगा। तो बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय से, ट्रांसजेंडर समुदाय से लोग आए और उन्हें आरक्षण मिले और वो उस जगह बैठकर उन विमर्शों का हिस्सा बने जो उनके बारे में किया जा रहा है। अभी संसद में कोई एमपी अगर बात करे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो मतलब कई बार लगता है कि इसकी बात अधूरी रह सकती है, क्योंकि इसने शायद वो फेस तो नहीं किया है जो वो समुदाय फेस करता है जिसकी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, इससे मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी। और जिन लोगों को लगता है, मेरे ख्याल से ये ओपिनियन उन लोगों से आती है जो ऑलरेडी प्रिविलेज ग्रुप से हैं, जिनको एक समय पे ऐसा महसूस ना हुआ हो कि हम रात की रोटी कैसे खाएंगे, हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हमें किसी बस से जाना हो तो हमें उस बस का नंबर नहीं पता हो, अगर उस बस में भी हम चढ़ जाए तो वहां पे भी हमें धक्का मार के निकाल दिया जाए। इसीलिए हमें आरक्षण की जरूरत इसीलिए है कि हम अपने आप को सक्षम बना सके। हमें ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को आर्थिक रूप से स्टेबल बना सकें या हम उनकी जगहें छीन ले। कम से कम आप अगर हम हमारे को इतिहास का ही वास्ता देके है, किसी किताबों में पढ़ के ही आपको जो समझ लेना है उससे समझ लेके आप अगर मानते हैं हम हिस्सा रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और आप हमको बिल्कुल मिटा तो नहीं सकते, तो आप क्यों नहीं हमको, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं ये लोग तो भीख ही मांगते रहते हैं, ये कभी मेहनत नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। और पर उन्हीं लोगों से आप पूछोगे आप हमें काम दोगे तो वो बिल्कुल नाट जाएंगे। तो ये बिल्कुल। देखिए, चित भी अपनी पट भी अपनी, यस, ये नहीं हो सकता। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि अक्सर लोग यही बात करते हैं कि भाई ये भीख मांगते रहते हैं। तो वही पॉइंट हमारे यहाँ कुछ लोगों ने उठाया जब मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अपनी बेसिक नीड्स पूरी हों। तो कोई कैसे पूरी करेगा जब उसे नौकरी आप दोगे नहीं, पढ़ने उसे जाने नहीं दोगे, वो करेगा क्या? फाइनली वो भीख ही मांगेगा, या फिर वो एक ऐसे ग्रुप बना लेंगे आपस में कि वो टोली मिलकर भीख मांगेगी। तो किसी ना किसी तरह अपना पेट भरेंगे तो वो यही करेंगे, और फिर आप उन्हीं को गाली दोगे। बिल्कुल, आज तक तो देखिए यही होते आया है। एक बात बताइए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की गर्मी आपको ही मालूम है? जून के महीने में तपती दोपहर में 12 बजे सर पे धूप हो रही हो है, आप नंगे पांव ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, दुआएं दे रहे हो, उसके बदले आपको 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का मिलता है। कौन ऐसी जिंदगी बिताना चाहेगा? मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कोई बिताना चाहेगा। हम्म। उसके ऊपर से ऐसे लोग हैं जो कार के शीशे नीचे करके उनके मुंह पे थूक देते हैं, उनको गालियां देते हैं, और उनको ये लगता है कि हम उनके साथ जो करते हैं उनको बिल्कुल पलट के जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। तो हमें क्यों नहीं हक है कि हम अपनी सम्मान की जिंदगी जिए? हम क्यों नहीं पढ़ जाएं? हम क्यों नहीं अच्छी नौकरियां लग जाएं? और अगर आप आरक्षण की बात भी ना करें तो आप कम से कम बराबरी की हक बात तो करो। जहां पे बराबरी का हक आप छीन लेते हो और आप रेस में या किसी किसी भी चीज में जानबूझ के ऐसा माहौल बना देते हो कि वो पीछे रहते जाए, पीछे रहते जाए, पीछे रहते जाए, तो मुझे लगता है वहां पे रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। और ये समाज का, कानून का और पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है उन सब का ये योगदान होने पे ही हो सकता है। हाँ, और क्योंकि मतलब निजी तौर पर तो मुझे भी ये लगता है कि अगर हम इस समुदाय को, खास तौर पर ट्रांसजेंडर्स को भी, हम अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे तो ये देश और समाज का यूं भी नुकसान है। क्योंकि जैसे पोटेंशियल किसी लड़के लड़की में हो सकता है बेहतरीन साइंटिस्ट बनने का, शानदार डॉक्टर बनने का, तो वैसा ही इनमें भी है, दिमाग है भाई, हुनर भी है, क्या कम है। लेकिन आप उन्हें हाशिए पर रखे हुए हो, वो तो रोटी कमाने की जुगत में ही जाने क्या क्या बेचारे करने को मजबूर हैं। तो वो कभी पढ़कर आपके बराबर आ ही नहीं सकते, और समाज उसका फायदा ले भी नहीं सकता जो उनकी मेधा शक्ति है उसका। और जो लोग इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं उनके लिए भी आप लोगों ने इतनी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं कि वो, मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जिन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करी है, मेहनत से जॉब्स करी हैं, पर एक दिन उन व्यक्ति को फाइनली लगा कि मैं टूटने लगी हूँ या टूटने लगा हूँ और मेरा जो असली पहचान है मुझे बता देनी चाहिए। जैसे वो पहचान बताई जाती है, हालांकि उस पहचान से किसी को नुकसान नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो, आप किसी को किसी पेट दर्द के लिए जो दवा दे रहे हो आप भी वही प्रिस्क्राइब करोगे एज अ डॉक्टर, पर एज अ ट्रांसजेंडर डॉक्टर आपसे वो हक छीन लिया जाता है। आपसे एज अ ट्रांसजेंडर कुक वो हक छीन लिया जाता है। आप
ऐसा तो नहीं, एक बात सिंपल मैं सवाल करती हूँ, ऐसी कौन सी इस वातावरण में हवा है जिससे हम सांस लेते हैं? ऐसा कौन सा कपड़ा, ऐसे कौन सा मटेरियल से वो कपड़ा बनता है जो हम अपने शरीर में डालते हैं? ऐसा कौन सा खाना है जो हमारे लिए बनता है? कि मतलब सोच, और कौन सा पानी है जिससे हमारी प्यास बुझती है? सब तो एक जैसा ही है, फिर क्यों अंतर है? दिमाग में अंतर है और सोच में अंतर है। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, उनमें से एक आप भी हैं। आप एक मॉडलिंग एजेंसी चलाती हैं और आपने फिल्मों में भी काम किया है और अभी भी आप अपने समुदाय की सशक्त आवाज हैं। तो मुझे बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और हालांकि हम मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर घर के फैसले समाज लेता है, मतलब रिश्तेदार लेते हैं, तो चुनौतियां तो रही हैं और संघर्ष भी रहा है। पिताजी बहुत सालों तक अपसेट रहे हैं, और पर मेरी माँ है वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, जिसको कहते हैं कि वो इलिटरेट है। पर मैं मानती हूँ वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, क्योंकि मैं लिटरेट और एजुकेटेड होने में मैं बहुत अंतर मानती हूँ। तो उनको जो समझ है, उनके हिसाब से उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि अगर आप अपने आप को इस तरह से पहचानते हो, आप इस तरीके से हो, आप बिल्कुल अपने जीवन का चयन कीजिए, पर आप एक चीज इंश्योर कीजिए कि आप पढ़ जाइए और अपना बेस बनाइए और सुरक्षित रहिए। तो बचपन में ऑफ कोर्स मुश्किलें आई हैं, लोगों ने बहुत ताने मारे। ऐसा समय है कि लोगों ने अलग अलग तरीके से हरास किया है, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। पर इन सबको, मतलब इन सब से मुझे ज्यादा ताकत ये लगी कि इंसान पढ़ जाए, अपने आप को थोड़ा काबिल बना ले, तो वो अपने लिए आवाज उठा सकता है, जो मैंने अपने लिए चूज किया। और जब मैं अपने आप को इतना सक्षम बना पाई, तो मुझे लगा ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी तब तक कि मैं बाकी लोगों की भी आवाज बन सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ वो कुछ एक सपोर्ट, मेरी माँ का सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी मेरे से नाराज थे, पर उन्होंने ऐसा तो नहीं कि मेरे सर से छत छीन ली हो या मुझे घर से निकाल दिया हो। उन्होंने जैसे भी मेरा साथ दिया, और इसी कठिन परिस्थितियों में मैंने अपनी जिंदगी को जैसे आगे बढ़ाया। तो सक्षम होने के बाद मैंने एक संस्था की शुरुआत करी, जहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग अब आते हैं। अभी 2005 में हालांकि हमने मित्र ट्रस्ट की शुरुआत करी थी, जो दिल्ली का पहला एक हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो MSM ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करता है। हम अभी शेल्टर होम चलाते हैं, हमने मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट करी। मैंने ही फिल्मों में काम नहीं करी, मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग तो नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ लोगों को भी काम मिला है। नहीं, प्लीज कुछ नाम जरूर बताइए ताकि लोगों को पता चले कि भैया क्रांति आ रही है। धीरे धीरे परिवर्तन तो आ रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ नाम भी आप जरूर बताएं उन लोगों के जो आज बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे कहीं और भी, आपके संपर्क में होंगे। मेरे संपर्क में है, और जरूरी नहीं है वो मेरे थ्रू से ही काम उन्होंने किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे भी काम किया है, पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं। अभी मुंबई में एक ट्रांस एक्टर मेरी साथी है, इवांका दास, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और एक व्यक्ति है जिन्होंने गुजराती फिल्म में काम करा है, एक आशा करके, वो उनका पूरा लीड रोल था। अभी मैं नाम बिल्कुल भूल रही हूँ उनका। तो उनकी जब वो उनको कास्ट करने के लिए वो लीड रोल को वो लोग ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, और मैं इनको, दिशा नाम है उनका, हाँ दिशा, उन्होंने लीड रोल किया है। तो दिशा ने उस फिल्म में लीड रोल किया है। और उसके अलावा हम लोग छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करते रहते हैं। हाँ, उसने तो कहर ढा रखा है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, मॉडलिंग एजेंसी भी मेरा ऐसा तो नहीं था कि मैंने सोच के रखा था कि मैं कभी मॉडलिंग एजेंसी चलाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल मेरा जैसे मित्र के साथ मैंने काम करना शुरू किया, मुझे लगा कि मेरी एक जिम्मेदारी है जिससे मैं बाकी लोगों को मदद कर पाऊं। बोल्ड, जिसको कहते हैं बोल्ड मॉडलिंग एजेंसी, इसलिए क्योंकि 2014 में एक बार मैं एक शॉपिंग मॉल में घुसने की कोशिश कर रही थी, और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहां रोक दिया, ये कह के कि आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलता। मैं हालांकि खड़ी रही, लड़ती रही, बहस करती रही, जाने दो, ये है वो है,
पर वो 1-1.5 घंटा जो मैं बाहर खड़ी रही हूँ, बहसबाजी मैंने लगाई, मैं ये सोचती रही ये मॉल क्या है कि हमें अंदर जाने नहीं दे रहा और हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर मॉल अच्छे कपड़ों के बारे में है, अच्छे ब्रांड्स के बारे में है, कॉस्मेटिक के बारे में, अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में है, तो हम उसका हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? जैसे मैंने अभी पहले कहा कि कुछ अलग तो नहीं है, हम लोग अलग खाना तो नहीं खाते, अलग सांस तो नहीं लेते। और अगर मॉल इतने अपने आप को हाई उसमें रखते हैं और समाज में किसी को ये लगता है कि ट्रांसजेंडर को विकास करना है तो उनको 1 रुपए के बदले 10 रुपए दे दो, या उनको एक सिलाई मशीन पकड़ा दो, या वो कभी सिर्फ एक क्या नाम है मेकअप का कोर्स करवा दो। हम क्यों नहीं कर सकते वो काम? हम क्यों नहीं मॉडल्स बन सकते? हमारे पोस्टर्स क्यों नहीं उस मॉल के अंदर लग सकते? यही एक पहल थी और मैंने इसकी शुरुआत 2015 में कर दी थी। और आज धीरे धीरे ही सही थोड़ा बहुत काम हमें मिल जाता है और कहीं ना कहीं पे विजिबिलिटी होने लगी है, लोग बात करने लगे इसके बारे में। वाह। तो हम चाहेंगे विजिबिलिटी जो है दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार के साथ बढ़े। मुझे आपसे ये भी पूछना था कि अभी एक कानून शायद आया नहीं आया, थोड़ा क्लियरिटी चाह रहा था। ये था कि कोई अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? नहीं। देखिए, वैसे ही बच्चा अडॉप्ट करने का कानून तो हमारे देश में और बाकी जगह का मुझे नहीं पता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही ना कर दिया गया है। और वोट दे सकते हैं आप, है ना? वोट बिल्कुल दे सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वोट देना और बच्चा अडॉप्ट करना, मतलब बहस है बहुत गर्म ये कि क्यों नहीं। आखिर यही है कि सुनिए, आप दूसरा एक कानून देखेंगे, मैं इस पे आती हूँ। इससे पहले देखिए, अगर हम अपने आप को महिला मानते हैं और अगर हमारे साथ कोई यौन मतलब शोषण होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा है या कुछ महीने की सजा है। वेरेस कोई दूसरा ही जो सिस जेंडर्ड वुमेन है, जो पैदाइशी औरत है, जो अपने आप को औरत मानती है और उनके साथ होता है किसी भी तरह का ऐसा शोषण, तो मेरे ख्याल 10-12 साल जो भी सजा है कानून ने वो करिए। तो जहाँ पे कानून, मैं बिल्कुल इसकी आलोचना नहीं करती कि आपने जो शुरुआत करी है उस पे मुझे दिक्कत है, पर आप कहीं जब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ये पूरे हायरार्की के स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले, आज भी देखिए, सबसे पहले पुरुष आएंगे, मेल, फिर फीमेल, उसके बाद यहाँ तक हमें थर्ड जेंडर बोल दिया गया है। तो क्लास में कोई बच्चा जा रहा हो जिसको बोलो कि अगर 3 ही कैटेगरी है उसमें आपको तीसरा कर दिया जाए, कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाने की मतलब पहचान भी अगर मानी तो क्या कहा, थर्ड जेंडर। उस जेंडर का कोई नाम नहीं है, वो थर्ड है। वो थर्ड है। और उसी तरह आप जो बाकी चीजें हैं, चाहे वो अगर बच्चा गोद लेने की बात है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि हम सक्षम नहीं है? मैं आपको भारत के अंदर ऐसे ट्रांसजेंडर दिखा सकती हूँ जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को, फीमेल सेक्स वर्कर के बच्चों को, जिनकी माएं किसी बीमारी की वजह से मर गई या वो दुनिया में नहीं रही, उनके बच्चों को अडॉप्ट करके, उनको पाल के, पढ़ा के, उनको एजुकेट करके उनकी शादियां कराई हैं। ऐसे लोग हैं। नहीं, और अभी आपने बताया तो कि हिंदुस्तान में ये समुदाय कब से ये काम कर रहा है कि जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है किसी भी कारण से हो, बड़े वहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कहती हूँ कि मैं ट्रांस महिला, मैं अपने आप को एक ट्रांसजेंडर महिला मानती हूँ, मैं अपने आप को एक हिजड़ा घराना की एक व्यक्ति मानती हूँ। और आप अगर कभी मौका मिले, पता नहीं आपने फिल्म देखी नहीं देखी, अब मेरी लास्ट कलर में भी देखिएगा कि ये जो कैरेक्टर था अनारकली का, ये मैंने जाके उनको नहीं बोला कि आप ट्रांसजेंडर के बारे में ऐसा लिखिए, किन्नर व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखिए। जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे होंगे उनको भी पता था कि एक किन्नर महिला के अंदर इतना मातृत्व होता है कि वो एक बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। इस कैरेक्टर ने पूरा का पूरा, मतलब वो रोल दिखाया गया है कि वो कैसे उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। तो फिल्मों में देखना अच्छा लगता है, फिल्मों में सुनना अच्छा लगता है, पर असली लाइफ में मतलब वो सारी चीजें छीन ली जाती हैं। सो तो है। हालांकि मैं बेहतरी की उम्मीद करता हूँ। सौरभ किरपाल का नाम शायद आपने सुना हो, पहले ओपनली गे जज भारत के, है ना? तो उम्मीद है कि ऐसी संस्थाओं में
जो बड़ी सशक्त मानी जाती हैं भारत में, वहाँ हमें LGBTQ समुदाय के लोग दिखाई देंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपका उनके लिए क्या कहना है जो अभी भी इसे बीमारी मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक हो सकती है, चिंता मत करो आप, हमारे पास इलाज है। सुनते होंगे ना आप, कितना अपसेट करता है आपको ये सब? लगता है कि इनके साथ क्या हो, मतलब इनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं कई जगह जो बहुत प्रभाव रखते हैं समाज में। देखिए, मेरे मेरे मैं तो बहुत साधारण भाषा में कभी कभी चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको खुद खाना बनाना नहीं आता, पर दूसरे के खाने में कमी जरूर निकालेंगे। तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, कहीं फिट होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपना ओपिनियन देना है, बिना कोई रिसर्च करे, बिना कोई पढ़ाई करे, बिना किसी से इंटरेक्ट करे, बिना किसी से बात करे। और इनको ये नहीं पता लगता कि इनके जस्ट एक ओपिनियन देने से लोगों को कितना नुकसान होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप मानसिक रूप से आप खुद बीमार हो, आप सिर्फ जो मुंह पे आए अपना मत बोलो, आप पहले समझो, तो कम से कम कोशिश तो करो। आपने तो कोशिश भी नहीं करी। हालांकि कोशिश भी एक अजीब सी चीज है, क्योंकि कोशिश करने से नहीं होता, एक्चुअली करने से होता है। तो इन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी है, तो इनको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये नहीं भी समझे तो हम तो इनको समझा के ही रहेंगे। हमारे लिए कितना पेनफुल हो जाता है आप ये समझ नहीं सकते। अगर मेरे मुंह पे आके कोई बोले कि आप समाज का हिस्सा नहीं हो, आप एक बीमारी हो, तो मैं तो बिल्कुल इस बात को मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी प्रोडक्टिव हूँ, मैं कितना समाज के लिए कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, जब वो मुझे इस हीन भावना से देखते हैं तो मैं उनको अपनी अचीवमेंट गिना के बता सकती हूँ। और मैं उनको बोल सकती हूँ कि मैं जितना बोल सकती हूँ आप मेरी तरह बोल के दिखा दीजिए। चुप हो जाते हैं। ऐसे लोग मेरी जिंदगी में बिल्कुल आए हैं जिन्होंने मुझे एक समय पे ये बोला। और उनमें से ऐसे भी हैं जो मेरे स्कूल के दोस्त रहे हैं, मेरे सो कॉल मेरे ट्रांजिशन से पहले के दोस्त हैं। जब मैं ट्रांजिशन हो रही थी तो उनको लगा था कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये है वो है। आज वो मेरे अचीवमेंट्स देख के, मेरा नाम देख के वो मेरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बदलाव है। उन देखिए, आपको प्रूव करना पड़ेगा। समाज तो कोई भी कभी भी कुछ भी बोल सकता है, पर हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। जहां पे आपको 10 अच्छे लोग मिलेंगे, एक ना एक मुसीबत खड़ा करने वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उनके लिए आपको क्या कहना है जो उस मनोदशा में हैं, जिस मनोदशा की हम बात कर रहे हैं कि वो LGBTQ समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए नहीं खुलकर कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस समाज में उनकी स्थिति अचानक से बदल जाएगी जैसे वो निकलेंगे। उनको आपको नहीं, क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बदल नहीं। देखिए, मैं उनकी परिस्थिति बिल्कुल समझ सकती हूँ। जैसा पॉजिटिव माहौल मेरे को मिला कि मेरी माँ मेरे को समझने के लिए तैयार थी, मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज थे, मेरी जो बचपन में टीचर्स थी वो थोड़े सपोर्टिव थे। हर किसी का माहौल ऐसा नहीं होता। मैंने स्कूलों के ढांचे में देखा है, घर के ढांचे में देखा है, जहां आप जॉब्स कर रहे हैं वहां ढांचे में देखा है। लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं, जिंदगी भर मरते दम तक वो अपने आप को बताते नहीं है। पर वो क्यों है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसको तुरंत पकड़ के ले जाएं, उसको मारे पीटे, उसके साथ बलात्कार करें, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगवाएं, उसको ओझा तांत्रिक के पास ले जाएं। क्या क्या नहीं हो सकता, आप सोच नहीं सकते। तो डर होना लाजमी है और लोगों के दिल में भी है। बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पाते हैं, हिम्मत करते हैं अपने जीवन में वो अपने आप से कम पूर्ण रूप से ईमानदार होकर अपने जीवन को जीते हैं। पर उन लोगों के लिए जो डरे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि ये एक जीवन भगवान ने दिया है और आप भगवान का ही बनाया रूप हो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, आपको अपने आप को स्वीकार की वो खुशी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप स्वीकारोगे नहीं, आपको हमेशा मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, हर रूप से आपको वो तनाव रहेगा। कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने आप को एक अंत में जाके स्वीकार लेता है, अपनी जो भड़ास है वो निकाल देता है, क्योंकि होता है हाँ मैं यही हूँ और ऐसा ही है, तो जीवन और आसान हो जाता है और रास्ते आपके अपने आप बनते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को स्वीकार लोगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके मुंह पे आपके दरवाजे बंद कर दे, पर सैकड़ों और दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए।
तो ये उन लोगों की बात हुई जो उस समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं आने वाले दिनों में। उनके लिए क्या कहेंगी जो अभी तक भी जो है, मतलब कोई दुश्मन नहीं है, उनके मन में कोई बुरी बात नहीं है समुदाय को लेकर, लेकिन अभी वो ठिठके हुए खड़े हैं, वो उन्हें कोई दुराव नहीं है इस समुदाय को लेकर, वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और साथ भी देना चाहते हैं। उनके लिए क्या है आपके पास कहने के लिए? नितिन, मुझे हमेशा ये लगा कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपनी फिल्म के लिए गई थी, मैं यहाँ से मेरी फ्लाइट थी, मैं बनारस गई, मैं होटल में मतलब पहुंची, होटल से मैं सेट पे गई। उस दिन मेरा शूट नहीं था, मैं सिर्फ मेरे कॉस्ट्यूम और ये सारी चीजों के लिए गई थी। तो मैं गई वहां पे, विकास ने मेरा वेलकम किया, उसके बाद बाकी लोगों से मिलाया और बोला चलो बात कर लो, ये कर लो। तो फिर मेरी एक फ्रेंड, मतलब एक व्यक्ति है जो कॉस्ट्यूम और मेकअप देख रही थी, बरनाली करके, उन्होंने ही करना शुरू किया, मेरे नाप लेने शुरू करे और बताया कि कल नेल पेंट निकाल देना, काजल मत लगाना, ये करना वो करना। और मैं रही, और वहां पे शूटिंग चल रही थी, ये सारा काम तो खत्म हो गया। करीबन 2 घंटा बीत गया, बातें बातें मैं भी करती रही, वो भी करते रहे। उन्होंने 2 घंटे बाद मुझसे पता है ये बात बोली कि मुझे कभी लगा नहीं था, और हम सब इतने डरे हुए थे कि एक असली ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस शूट के लिए आ रहा है, ना जाने वो क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेगा और क्या होने वाला है। हम उस दिन के बाद, जितने दिन मैं वहां 7 दिन रही, हम लोग रोज अपना काम खत्म करते, शाम को बनारस की घाटों में घूमते, चाट पापड़ियाँ खाते, हमने इतना फन समय बिताया। और आज भी दिल्ली में कभी भी मैं उनके घर की तरफ जाती हूँ तो मैं जरूर उनसे मिलके आती हूँ, और वो मुझे बोलती हैं, रुद्रानी, ये कम्युनिकेशन गैप अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं जिंदगी भर अपने साथ रखती और इसी तरह मतलब खत्म होता मेरी जिंदगी। पर तुमने मेरी आंखें खोल दी, और आज के बाद जब भी मुझे ट्रैफिक सिग्नल में कोई दूसरा ट्रांसजेंडर व्यक्ति मिलता है तो मैं अपनी कार की खिड़की नीचे करके मैं जरूर उससे बात करती हूँ, और मैं बताती हूँ मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम रुद्रानी है। तो मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो दुश्मन बिल्कुल नहीं है, पर उनके में एक झिझक है, वो पता नहीं क्यों वो अटके पड़े। तो हमें ये ना, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया, ठिठके हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ठिठके हुए हैं कि भाई जाना भी है, बात भी करनी है, लेकिन जो पहले से सुना है, समझा है, वो कैसे दूर हो, क्योंकि अपने आसपास वो कभी पाते नहीं किसी को ऐसे कि भाई बात कर ले। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं और वो बिल्कुल दुश्मन नहीं है, बिल्कुल हमारा बुरा नहीं चाहते, पर वो इतनी बड़ी कंफ्यूजन में है कि क्या होगा। मैं अपने तरफ से कोट करके ये बता सकती हूँ, अगर आपका किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से दोस्ती हो जाता है, चाहे आप महिला सही, पुरुष सही, कोई भी सही, अगर आप उनसे दोस्ती करोगे तो वो आपके लिए जान भी देने को तैयार होंगे। वो इतना ज्यादा प्यार आपको देंगे जो शायद ही आपका कोई बचपन का दोस्त या अभी का दोस्त आपसे करता हो। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हमने एक चीज देखा है, हमें एक प्यार की भूख है, और प्यार का मतलब एक अलग तरीके का प्यार नहीं, एक एक्सेप्टेंस, कि आप हमें वही इज्जत दे जो इज्जत हम आपको हमेशा देते आए हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप टूटना चाहिए, और आजकल के बच्चों में तो ये मैंने देख लिया है कि वो इस बात के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और वो बिल्कुल कंडीशन नहीं होना चाहते जैसे उनके माँ बाप रिश्तेदार उनको सिखा रहे हैं। तो ये तो बदलाव है। और उस फिल्म की जिसकी आपने बात की, उस क्रू में कई लोग थे जिन्हें मैं जानता हूं, और उनका एक्सपीरियंस आपके जैसा ही रहा कि कभी कोई फर्क महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि होगा, लेकिन जब वो पहली बार मिले और फिर मिलते चले गए तो समझ में आया कोई फर्क ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कभी मन में पता नहीं कहाँ से कोई बात बैठा ली कि ऐसा ना हो वैसा ना हो। पर ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिन्हें भी मौका मिले, मैं तो कहूंगा कि कभी किसी भी LGBTQ समुदाय के व्यक्ति से मिलने का, दिल खोलकर और दिमाग खोलकर, सारे ताले तोड़कर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अपनी शक शंका भी कहनी चाहिए, बताना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा ही लगेगा सामने वाले को कि देखिए भाई खुल कर आए, बजाय इसके कि अपने मन में कोई बात रखें और फिर उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें। तो अभी क्या है ना रुद्राणी, कि अंतिम तरफ है हम बिल्कुल पॉडकास्ट के, तो मैं एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपके मन में जो हो वो ऐड करना चाहे जरूर कीजिए। मुझे पूछना है कि ये बताइए, अब क्या मांग है आपकी सोसाइटी से, संसद से, अदालतों से, या उन संस्थाओं से जिनकी तरफ उम्मीदों से आप लोग देखते हैं कि इन्हें कुछ करना चाहिए हमारे लिए?
मैंने बहुत सिंपल रखा है और मैं हमेशा इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि हमें वो मिलना चाहिए जो सबको मिल रहा है। हम ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि हमें आपसे ज्यादा कुछ मिले, आपसे कुछ ऊपर मिले, पर हम कम में भी एडजस्ट नहीं करेंगे। हमें नीचे ना रखा जाए, कम से कम हमें बराबरी पे तो रखा जाए। और मैं इसके लिए मैं आपको इस बेस पे मैं वादा करती हूँ आपको कि अगर आपने हमें बराबरी दी, और जो कि हमारा हक है, खैर देने की तो बात बहुत अलग है, जो हमसे छीना गया है वो हमें मिल जाए, तो हम इतने प्रोडक्टिव होंगे कि हम समाज को और बेहतर, बहुत सुंदर और विकसित बना सकते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कि आप मतलब हमसे जो आपने छीन रखा है वो हमें हमारे पास आने दीजिए। उससे ज्यादा की उम्मीद हम आपसे बिल्कुल नहीं करते। हम ये नहीं बोल रहे हमें राजा बना दो, महाराजा बना दो। हमें जहां पहुंचना होगा हम पहुंच जाएंगे, पर हमसे छीने ना हमारे हक। तो देखिए, हमारा तो एक छोटा सा ग्रुप है, पढ़ाकू नितिन सुनने वालों का पढ़ाकू पार्टी। उसमें गौतम कुमार ने भी सवाल पूछे थे, हितांकित ने पूछे थे, योगेश ने भी पूछे थे। तो मैंने उन तमाम सवालों को जोड़ने की कोशिश की कि मैं आपसे पूछूं। और मेरे पास तो खैर अब और ज्यादा सवाल नहीं है, हालांकि हम दोनों को मालूम है इस पर बात करें तो कहां तक जाएगी और कितनी बातें हो सकती हैं। तो लास्ट में अगर कुछ और भी जोड़ना चाहें तो प्लीज जोड़िएगा, ताकि जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को उनकी एक समझ बन सके। और खास तौर पर मैं उनके लिए बातचीत आपसे कर रहा हूँ जिनके लिए मैंने कहा कि वो ठिठके खड़े हैं। ठिठके तो देखो सब लोग खड़े हैं। मैंने आज तक इतने इंटरव्यू करे हैं, मैं इतने जर्नलिस्ट लोगों को जानती हूँ, मैं इतने लोगों के साथ काम किया है, पर वो मुझे लगता है हमेशा जब वो एक विकसित समाज की बात करते हैं, उनका उद्देश्य बेशक विकसित समाज का होता है, तो वो हमेशा एक इंटरव्यू तक क्यों रह जाता है? आप लोग क्यों नहीं उनको शामिल करते? आप लोग क्यों नहीं अपनी जगहों पे उनको काम देते? चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो किसी तरह का मंत्रालय हो, चाहे किसी तरह का स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे किसी तरह का मानव अधिकार संगठन हो। मतलब आप सिर्फ बातें करके ही तो मतलब फायदा नहीं होने वाला ना। मुझे लगता है कि आप हमारे समुदाय के हर व्यक्ति को, अगर हर जॉब में बराबर की एक एक व्यक्ति भी अगर वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे अपना, तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने लगेंगी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और रुद्राणी ने जो अब कहा वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें हुई हैं, बातें होती रहती हैं, हम लोग भी सवाल पूछते हैं। रुद्राणी जैसे जो लोग हैं वो आते हैं, खोलकर अपनी बात कहते भी हैं, लेकिन उसका असर जब तक नहीं है, जब तक वो एक्शंस में नहीं है, तब तक कोई फायदा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद में हूं कि बात भी जो है अपने आप में एक बड़ा स्टेप है, और शायद हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेकर एक बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्राणी हमसे जुड़ने का, इतनी लंबी बात करने का। और मुद्दा तो देखिए जटिल है, लेकिन आपने सरल भाषा में समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक रेडियो, पढ़ाकू नितिन जी, आपने जिस तरीके से सवाल करे हैं, मुझे लगता है बहुत सारी भावनाएं हमेशा दिल में छुपी रह जाती हैं, और जो बोलना जरूरी है, समाज के सामने आना जरूरी है और उनको समझाना जरूरी है। इस चीज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। तो रुद्राणी से बात की हमने, और मेरा आपको ये कहना है कि यदि आप इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, रुद्राणी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज 9953323303 ये व्हाट्सएप नंबर है, आपने तो नोट कर ही लिया होगा पहले भी, तो इस पर बताइएगा। नहीं तो फिर radio@aajtak.com मेल आईडी है ही, और नहीं तो सबसे आसान तो भाई वही रास्ता है कि टेलीग्राम पर जाइए और पढ़ाकू पार्टी ज्वाइन कीजिए, वहां बताइए कैसा लगा है पॉडकास्ट। और अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए।